नेपाल सुलग रहा है। युवाओं की आग ने सत्ता को झुलसा दिया है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। क्या हो रहा है दक्षिण एशिया में? देश की जनता ने सड़क पर उतरकर सत्ता को पलट दिया। मतलब साफ है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता की आवाज के सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, आर्मी और पुलिस सभी बेबस नजर आते हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं योगेश डोरिया और बिंदास अपडेट में आज हम बात करेंगे नेपाल में मचे कोहराम की और जानेंगे क्या है जनरेशन जेड। आखिर नेपाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ और आगे क्या होगा? इस कोहराम के बाद किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान? नेपाल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? और साथ में जानेंगे अन्य देशों के साथ भारत को भी क्या सबक लेना चाहिए। सबसे पहले बात जनरेशन जेड की। 1946 से 1964 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी को कहते हैं बेबी बूमर्स। इसी तरह 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोगों को नाम दिया जनरेशन एक्स। 1981 से 1996 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी को कहा गया मिलेनियल या फिर जनरेशन वाई। और 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी को नाम दिया जनरेशन जेड। इसी प्रकार 2013 से 2025 के बीच वाली पीढ़ी को कहा गया जनरेशन अल्फा और 2025 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी का प्रस्तावित नाम है जनरेशन बीटा। इस आंदोलन को जनरेशन जेड क्रांति कहा गया क्योंकि ऐसा मानना है कि 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाली पीढ़ी जो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग कर रही थी और भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक थी, उसी ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। इसीलिए इसे जनरेशन जेड क्रांति कहा गया। नेपाल में बीते 48 घंटे में जो हुआ वह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया अध्याय है। 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए प्रदर्शनों ने 9 सितंबर तक पूरे देश को हिला दिया। कम से कम 19 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट बंद और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। देश के नेताओं को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह पीटा। वित्त मंत्री को कपड़े उतारकर नदी में दौड़ाया गया। अब नेपाल फिलहाल बिना सरकार के है। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद हजारों युवा सड़क पर उतरे और पुलिस ने भी गोलाबारी की। इस सरकार के चलते देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को निराश किया। नेताओं द्वारा अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने और नेताओं और उनके बच्चों की विदेश यात्राएं, ब्रांडेड सामान, शानो शौकत की पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगी। दूसरी तरफ 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला। इन घोटालों के चलते लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा नेपाल में 5 साल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम थे। दिसंबर 2022 में चुनाव से पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बने और जुलाई 2024 में ओली ने पीएम पद की शपथ ली। मतलब 5 साल में नेपाल में सरकार स्थिर नहीं रही। नेपाल में अमीर और गरीब के बीच एक खाई बन गई है। 20% लोगों के पास देश का 56% पैसा है, संपत्ति है, जो कि आर्थिक असमानता को दर्शाता है। बात करें सोशल मीडिया की, नेपाल की आबादी 2.92 करोड़ है। इसमें से 1.35 करोड़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसी बीच केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत से दूरी बढ़ती गई और नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो गया था, जिससे नेपाल को फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। नेपाल पर आर्थिक दबाव बढ़ा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, महंगाई, आर्थिक संकट, बाढ़, बेरोजगारी, नेताओं और उनके बच्चों का ऐश करना, लग्जरी लाइफस्टाइल से जीना युवाओं को रास नहीं आ रहा था। युवा महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र में उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया और श्रीलंका और बांग्लादेश में जनता के सड़क पर उतरने के बाद में सत्ता के तख्ता पलट की घटना के बाद नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर इन सभी चीजों को शेयर कर रहे थे। इसी बीच फिलीपींस, इंडोनेशिया का सरकार के विरुद्ध नेपो बेबी कैंपेन नेपाल में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। केपी चोर देश छोड़, यह नारा आपने सुना। भारत में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से निकला यह नारा नेपाल में गूंज रहा है।
नेपाल की सत्ता पर काबिज सरकार ने सोशल मीडिया पर खुद के खिलाफ हो रहे प्रचार को देखते हुए फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिसे युवाओं ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश माना। और देखते ही देखते नेपाल के युवाओं ने शुरुआत में सोशल मीडिया से लोगों को एकजुट किया और बैन के तुरंत बाद सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने घातक बल प्रयोग किया, आंसू गैस और गोलियां चलाई। प्रदर्शनकारियों ने जवाब में इमारत को आग लगाई और कर्फ्यू को चुनौती दी। यह 48 घंटों में इतना तेज फैला कि सरकार गिर गई। इस घटना को अंजाम देने में कोई विशेष नेता का नाम नहीं है। जनरेशन जेड, युवा छात्र, बेरोजगार युवा जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, उनके द्वारा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। हमारी हामी नेपाल टीम को बहुत टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेपाल के हर नौजवान को कहना चाहता हूँ, यहाँ सब जेनजी हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी होता है, अगर किसी भी वॉलंटियर या किसी भी नौजवान के साथ कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी नेपाल सरकार की होगी। और पहली डिमांड, हमें आपकी सरकार का तुरंत इस्तीफा चाहिए। और इसी क्रम ने इसे फैलाया। आगे क्या होगा? केपी शर्मा ओली के इस्तीफा के बाद अंतरिम सरकार की संभावना है। प्रदर्शनकारी न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अगर सुधार हुए तो नई सरकार आ सकती है, लेकिन अराजकता जारी रही तो अर्थव्यवस्था को नुकसान, पर्यटन प्रभावित, एयरपोर्ट बंद रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी तो बेहतर शासन मिलेगा, युवाओं को इससे फायदा होगा, विपक्षी पार्टियों को सत्ता मिल सकती है। केपी शर्मा ओली की सरकार का पतन होगा, अर्थव्यवस्था गिरेगी और सबसे ज्यादा नुकसान जान गंवाने वाले परिवारों को होगा। छोटी अवधि में देखा जाए तो नेपाल में यह क्रांति एक बुरा समय है, मौतें, अराजकता, संस्थाओं का नुकसान। लेकिन लंबे समय को ध्यान में रखा जाए तो यह अच्छा है। इससे सुशासन आने की संभावना है, जिसमें युवाओं की आवाज सुनी जाएगी। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में हुए इस घटना के बाद दक्षिण एशिया में एक पैटर्न समझ में आता है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अमीर गरीब के बीच आर्थिक असमानता और युवाओं का गुस्सा वैश्विक स्तर पर शासन में बदलाव की लहर लाती है। जहां सोशल मीडिया पर युवा एकजुट होते हैं और देश में सत्ता का तख्ता पलट होता है। अन्य देशों को और भारत को भी इन घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। युवाओं की शिकायतों को नजरअंदाज न करें, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दें, अमीर और गरीब के बीच असमानता की खाई को बढ़ने ना दें और इसे कम करने की कोशिश करें। मीडिया को भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश हित के लिए काम करें, जनता के मुद्दों पर बात करें, सरकार की चापलूसी और गुलामी ना करें, वरना आने वाले वक्त में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ते शांत युवा आक्रोशित होकर देश के लिए सड़क पर उतरने से भी नहीं झिझक सकते। सरकार की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, हिंसा से बचें, युवा नीतियां बनाएं, भ्रष्टाचार पर सख्ती और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए डिप्लोमेसी बढ़ाएं। भारत की युवा आबादी बड़ी है, उन्हें अवसर दें, उनके हितों के बारे में सोचें। नेपाल का यह संकट हमें याद दिलाता है कि सत्ता की कुर्सी जनता के हाथ में है। आगे की स्थिति पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहे बिंदास अपडेट में। नमस्ते।